स्वागत है सभी एस्पिरेंट्स का इस धमाकेदार मास्टर क्लास में। आज हम उस चक्रव्यूह को भेदेंगे जहां एग्जामिनर्स सबसे ज्यादा ट्रैप्स सेट करते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल्स 308 से 323। ये सिर्फ आर्टिकल्स नहीं है, ये वो जगह है जहां ऑप्शंस को थोड़ा सा घुमाकर कैंडिडेट्स की नेगेटिव मार्किंग करवाई जाती है। आज ये सारे कॉन्सेप्ट्स परमानेंटली लॉक होने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही कंफ्यूजिंग और माइंड ब्लोइंग सवाल पर सोचते हैं। भारत में असलियत में सिस्टम चलाता कौन है? क्या असली ताकत राष्ट्रपति के पास है, या प्रधानमंत्री के पास, या फिर किसी आईएएस अधिकारी के पास? ग्राउंड लेवल पर यह पूरा पावर डायनामिक कैसे काम करता है, आज इसे एकदम जड़ से समझा जाएगा। और इस पूरे सिस्टम को अंदर तक समझने के लिए हमें एंटर करना होगा कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 14 यानी भाग 14 में। इसे डेंजर जोन कहना गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एसएससी, रेलवे या स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स में एग्जामिनर इस चैप्टर के स्टेटमेंट्स में सिर्फ एक सिंगल वर्ड बदल देता है और अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स अपने मार्क्स गवा बैठते हैं। यहाँ सबसे बड़ा रियलिटी चेक ये है कि नेता आते हैं, सरकार बनाते हैं और चले जाते हैं। पॉलिटिशियंस परमानेंट नहीं होते। लेकिन असल एडमिनिस्ट्रेशन कौन चलाता है? ब्यूरोक्रेसी, यानी आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स जैसे परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। यही इस पूरे चैप्टर का कोर कॉन्सेप्ट है, जिसे बेस बनाकर चलना है। तो चलिए इस पावर की फाउंडेशन को बिल्कुल बेसिक से डिकोड करना शुरू करते हैं। सबसे पहला ट्रैप सेट होता है आर्टिकल 308 में। कई बार ऑप्शंस में यह दावा किया जाता है कि यह आर्टिकल रिक्रूटमेंट के बारे में है, लेकिन ध्यान रहे यह बिल्कुल गलत है। यह सिर्फ और सिर्फ एक डेफिनेशन यानी राज्य की परिभाषा देने वाला आर्टिकल है। और हां, अब इस परिभाषा में जम्मू और कश्मीर भी शामिल है, जो पहले एक एक्सेप्शन हुआ करता था। यह पॉइंट डायरेक्ट क्वेश्चन बनाता है। फिर आता है आर्टिकल 309, जहां एक और बड़ा कंफ्यूजन है। इसे पढ़कर ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल सीधे तौर पर ऑफिसर्स को रिक्रूट करते हैं, लेकिन असलियत में सरकार का काम सिर्फ रिक्रूटमेंट और सर्विस कंडीशन के रूल्स बनाना है। वो खुद भर्ती नहीं करते, एक्चुअल रिक्रूटमेंट एजेंसीज कंडक्ट करती हैं। अब हम एक ऐसे फेज में एंटर कर रहे हैं जहां कॉन्स्टिट्यूशनल पावर और एम्प्लॉय राइट्स आपस में टकराते हैं। आर्टिकल 310, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर कहा जाता है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सीधे ब्रिटेन से लिया गया है। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि सरकार के पास किसी भी सिविल सर्वेंट को हटाने की ताकत होती है। इसे ऐसे समझा जा सकता है जैसे एक प्राइवेट स्कूल का मालिक टेक्निकली अपने प्रिंसिपल को जब चाहे पद से हटा सकता है। लेकिन क्या ये पावर अनलिमिटेड है? क्या रातों रात किसी अधिकारी को निकाला जा सकता है? बिल्कुल नहीं। यहीं पर एंट्री होती है आर्टिकल 311 की। जैसे लेबर लॉज उस स्कूल प्रिंसिपल को मनमानी से बचाते हैं, वैसे ही आर्टिकल 311 एक मजबूत ढाल बनकर सिविल सर्वेंट्स को आर्बिट्रेरी डिसमिसल से बचाता है। यानी 310 गवर्नमेंट की पावर है तो 311 एम्प्लॉय का प्रोटेक्शन। इस प्रोटेक्शन को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। किसी भी अधिकारी को उसका सबऑर्डिनेट नहीं हटा सकता और निकालने से पहले सुनवाई का मौका मिलना मैंडेटरी है। लेकिन वेट, इसके 3 एक्सेप्शंस भी हैं। इन एक्सेप्शंस को याद रखने की एक मैजिकल मेमोरी ट्रिक है। CSI। C से क्रिमिनल कन्विक्शन, S से सिक्योरिटी ऑफ स्टेट और I से इम्प्रैक्टिकल टू कंडक्ट इंक्वायरी। सिर्फ इन 3 हालात में बिना सुनवाई के भी ऑफिसर को हटाया जा सकता है। यह पॉइंट एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं उन सर्विसेज की जो सेंटर द्वारा रिक्रूट होती हैं, लेकिन सेंटर और स्टेट्स दोनों को सर्व करती हैं। आर्टिकल 312। यहां से एक ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है जहां मैक्सिमम लोग फंस जाते हैं। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यानी IAFOS एक ऑल इंडिया सर्विस है, लेकिन इंडियन फॉरेन सर्विस यानी IFS एक ऑल इंडिया सर्विस नहीं है। एग्जामिनर हमेशा फॉरेन और फॉरेस्ट के बीच कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इस छोटे से डिफरेंस को हमेशा याद रखना है। लेकिन अगर देश को एक नई ऑल इंडिया सर्विस की जरूरत पड़ जाए तो उसका प्रोसेस क्या होगा? क्योंकि इसका सीधा असर राज्यों की एडमिनिस्ट्रेशन पर पड़ता है, इसलिए राज्यसभा को इनिशिएटिव लेना होता है। राज्यसभा पहले 2/3 स्पेशल मेजॉरिटी के साथ एक रेजोल्यूशन पास करती है और सिर्फ उसके बाद ही संसद फाइनल कानून बना सकती है। चलिए अब इस पूरी सीरीज के सबसे स्कोरिंग पोर्शन को अनलॉक करते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशंस। इस छोटे से कंपैरिजन टेबल पर पूरा फोकस रखना, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भरमार है। यूपीएससी की रिटायरमेंट एज 65 साल है, जबकि स्टेट पीएससी की 62 साल। यूपीएससी का सारा खर्च कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज होता है और स्टेट पीएससी का स्टेट फंड पर। इन फैक्ट्स पर सीधे स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आते हैं।
और यहीं से निकलता है द अल्टीमेट ट्रैप, एक ऐसा सवाल जिसने हजारों कैंडिडेट्स की नेगेटिव मार्किंग करवाई है। स्ट्रीट पीएससी के चेयरमैन को राज्य का राज्यपाल नियुक्त तो कर देता है, लेकिन उन्हें हटाने की पावर किसके पास है? लॉजिकल गेस कहता है कि जिसने अपॉइंट किया वही हटाएगा, राइट? लेकिन यह गेस पूरी तरह गलत है। सही जवाब है सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 317 क्लियरली कहता है कि नियुक्ति भले ही लोकल लेवल पे गवर्नर करे, लेकिन रिमूवल देश की सबसे बड़ी अथॉरिटी ही करेगी, वो भी सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के बाद। इस फैक्ट को परमानेंटली लॉक कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 319 रिटायरमेंट के बाद रीअपॉइंटमेंट पर एक सख्त रोक लगाता है। आसान भाषा में समझे तो यूपीएससी का चेयरमैन रिटायरमेंट के बाद सरकार के अंडर कोई और जॉब नहीं कर सकता, लेकिन एक स्टेट पीएससी का चेयरमैन रिटायर होकर यूपीएससी में जा सकता है। इस शॉर्टकट टेबल से कंफ्यूजिंग ऑप्शंस सेकंड्स में उड़ जाते हैं। आर्टिकल 320 इनके फंक्शंस तय करता है, जैसे रिक्रूटमेंट और प्रमोशंस हैंडल करना। लेकिन एक वर्ड जो एग्जामिनर को बहुत पसंद है वो है बाइंडिंग। हमेशा याद रखना है कि पब्लिक सर्विस कमीशन सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी है। इनकी दी हुई सलाह सरकार पर बाध्यकारी यानी बाइंडिंग बिल्कुल नहीं होती है। सरकार सलाह मान भी सकती है और नहीं भी। तो फाइनली वक्त आ गया है इस सारी नॉलेज को एग्जाम हॉल के लिए वेपनाइज करने का। जब एग्जाम हॉल में मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस सामने आए तो इन ट्रिक्स को यूज करना। ऑप्शंस में मैंडेटरी कंसल्टेशन लिखा दिखे तो वो यूजुअली गलत होता है। बाइंडिंग एडवाइस दिखे, इमीडिएटली गलत कर दो। गवर्नर रिमूव्स एसपीएससी चेयरमैन दिखे, बिल्कुल गलत है। और आईएफएस इज एन ऑल इंडिया सर्विस दिखे, वो तो 100% गलत है। ये एलिमिनेशन ट्रिक्स टाइम भी बचाएंगी और एक्यूरेसी भी बढ़ाएंगी। चलिए एक रैपिड फायर वन लाइनर रिवीजन से इस पूरे कॉन्सेप्ट को लॉक कर देते हैं। आर्टिकल 310 मतलब प्लेजर डॉक्ट्रिन, जो ब्रिटेन से लिया गया। 311 मतलब सिविल सर्वेंट सेफगार्ड्स। जॉइंट स्टेट पीएससी हमेशा पार्लियामेंट द्वारा क्रिएट की जाती है। यूपीएससी का टेन्योर 65 साल और एसपीएससी का 62 साल। ये हाईली रिपीटेड फैक्ट्स हैं जिन्हें किसी भी कीमत पर भूलना नहीं है। अब जरा सोचिए, इस माइंडसेट के साथ एग्जाम हॉल में बैठना कैसा फील होगा? जब एग्जामिनर के सारे ट्रैप्स पहले से ही डिकोड हो चुके हों तो गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट करना बच्चों का खेल बन जाता है। सिर्फ आर्टिकल्स रटने के बजाय उनके पीछे का लॉजिक समझने से पॉलिटी बहुत आसान हो जाती है। अब सवाल यह है कि ऐसे और कितने ट्रैप्स हैं जो अभी भी डिकोड होने बाकी हैं? पढ़ते रहिए और ऐसे ही हर एग्जामिनर ट्रैप को डिस्ट्रॉय करते रहिए।